हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक नए टॉपिक जो कि आपकी बहुविकल्पी प्रश्न की। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और आज की क्लास बेटा हमारी पूरे बुक की होगी, है ना। पूरे बुक से यानी कि आपके जितने भी बायोलॉजी के सिलेबस से, जितनी भी बायोलॉजी के सिलेबस में जितनी भी चैप्टर आपके हैं, वो हर एक चैप्टर के हम लोग आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए भाई, ताकि सभी बच्चे आ जाएं। और बेटा संख्या बढ़ानी है क्लास में, ठीक है। संख्या बढ़ानी है, संख्या घटानी नहीं है, संख्या को बढ़ाते हुए चलने हैं। और इसके साथ साथ क्लास में बात नहीं करनी है, ध्यान सिर्फ क्लास पे देने हैं ना। बात में बात कर लेना, क्लास के टाइम में बिल्कुल नहीं। जब क्लास आपकी खत्म होती है तब बातें कर लेना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं भाई। और ध्यान पूर्वक सुनना और नोट भी करना, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को, चाहे गलत हो चाहे सही हो, है ना, चाहे गलत बताओ चाहे सही बताओ, लेकिन बताने की कोशिश करना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। आवृत्त बीजियों में, आवृत्त बीजी को बेटा हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, है ना, 2n, त्रिगुणित यानी 3n, है ना, अगुणित यानी n, और बहुगुणित का मतलब कि ढेर सारा। तो बताइए आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष को बेटा हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो बताओ आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होते हैं, क्या होते हैं बेटा? करेक्ट आंसर फटाफट सभी बच्चे बताओ, राइट आंसर बताओ। आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष होते हैं, तो बच्चा बताओ क्या होगा? द्विगुणित यानी कि 2n, त्रिगुणित यानी कि 3n, अगुणित यानी कि n, बहुगुणित यानी कि ढेर सारे, क्या होंगे? तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी होगा, वो करेक्ट है कि त्रिगुणित यानी कि 3n। देखो बेटा आप जानते हो ना कि एक मेल गैमीट है ना, एक मेल गैमीट, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट प्लस पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई यानी पोलर न्यूक्लियाई क्या है? 2n है प्लस ये n है बराबर 3n का निर्माण। और यही 3n हमारे क्या होते हैं? भ्रूणपोष होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किस गुणसूत्र की, देखो गुणसूत्र की नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा मानव में, ये जो डिजीज है बेटा ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और एक इसमें है मानव में है। तो मानव में आप सभी को पता है कि 46 गुणसूत्र हैं, और जोड़ा कितना बेटा? 23। और यहाँ पे पूछ कितना आ रहा है? 21वां जोड़ा को। तो डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? 21वें पे, 18वें पे, 13वें पे, 19वें पे। तो किस पे बेटा? तो बच्चा आपको पता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, ऑटोसोमल, कौन सा क्रोमोसोम बेटा? ऑटोसोमल का, ऑटोसोमल के 21, 21वें क्रोमोसोम के त्रिगुणता यानी कि एक्स 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 है प्लस एक एक्स की बढ़ोतरी यानी एक्स 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 हो जाता है। इसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और इसी को बेटा हम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता, मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, ध्यान देना, मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये रोग होते हैं बड़ा। अगर कोई भी व्यक्ति ना, कोई जिसमें ये रोग हो जाता है, वो कद छोटा, गर्दन फूली हुई, है ना, हाथ की अंगुलियां मोटी मोटी, छोटी छोटी, बहुत सारे इसके सिम्टम होते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी जो एज होती है वो लगभग 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, 18 पहुंचती नहीं, उसकी क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है ना। चलो अगला, हीरोइन प्राप्त होती है केनाबिस सटाइवा से, धतूरा से, पेपेवर सोमनिफेरस से, या क्लेविशेप्स परप्यूरिया से। बताइए हीरोइन प्राप्त होती है बेटा, ये जो हीरोइन यूज की जाती है बेटा, जो एक कह लिया जाए तो जो धूम्रपान,
है ना, जैसे अल्कोहल का यूज हो गया, इसी तरह हीरोइन का भी यूज किया जाता है ना। तो हीरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है बेटा, तीसरे के बताओ। हीरोइन प्राप्त होती है, ये किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो जितने भी बच्चे का बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम से हीरोइन प्राप्त की जाती है। किससे? पेपेवर सोमनीफेरम से जो हीरोइन होती है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलो अगला बच्चे, आप सभी को मैं बता दूं कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनकी अभी भी तैयारी नहीं हुई है, बोर्ड एग्जाम आपका पास आ चुका है, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि जो आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल जीरो है ना। अब आपका टेंशन स्टार्ट कि बोर्ड एग्जाम तो पास आ गया, अब हम पढ़े कैसे, मेरा तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहती हूँ बेटा कि आप सभी के लिए आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे नई बैच स्टार्ट की गई है। और बेटा ये जो बैच है क्रैश कोर्स है, यानी कि इस बैच में आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड है ना, जो भी टॉपिक चाहे लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को देखते हुए आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा। और इस बैच का नाम बेटा है वरदान 3.0 बैच। बेटा वरदान है तो सच में आपके लिए वरदान ही साबित होगी, हाँ, लेकिन जैसा बोला जाएगा वैसा करोगे तब, है ना। अब ये हुआ कि भाई हम आपको बोले कि आप इतने घंटा पढ़ाई करो, है ना, आप इस टॉपिक को पढ़ के आना, ये तैयार करके आना, आप नहीं आते हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। तो वरदान तब बेटा साबित होगी जब आप उसके प्रति कर्म को करोगे, है ना। जैसा देखो हम कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है, ये तो आप सभी को पता है। बेटा इस बैच में आपकी जो तैयारी है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, और ये बैच स्टार्ट भी हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेस्ट बना रहे हैं, वो डेली क्लास भी ले रहे हैं। तो आप भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं पे भी, आप कहीं पे भी ज्वाइन है लेकिन आपको लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आप इस बैच में बेटा आके तैयारी को अपनी स्टार्ट कर सकते हो, आप भी आके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बेटा इसमें दिया क्या जा रहा है? वन शॉट रिवीजन विथ माइंड मैप, डेली लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास नोट पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल। साथ साथ बेटा पूरी आपकी कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल का पेपर और सभी विषय आपको पढ़ाया जाएगा। सारे सब्जेक्ट बेटा, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, है ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट है बच्चे इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा ना डेली। अब ये नहीं है कि आधे आधे क्लास चले, डेली हर एक सब्जेक्ट की आपकी इस बैच में क्लास चलेगी। तो आप सभी बच्चे को इतने टाइम तक पढ़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और इस बैच में ज्वाइन होने के लिए बच्चा आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप वरदान 3.0 बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। या किसी प्रकार की दिक्कत है तो 9305771375 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वायुमंडलीय N2 का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। जो हमारा वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल का नाइट्रोजन का, वायुमंडल नाइट्रोजन का या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवाणु है। कौन सा ऐसा स्वतंत्र जीवाणु है? स्ट्रेप्टोकोकस है, एजोटोबैक्टर है, स्टेफाइलोकोकस है या ई कोलाई है। स्ट्रेप्टोकोकस है, एजोटोबैक्टर है, स्टेफाइलोकोकस है या ई कोलाई है। तो बताइए बच्चे कौन सा ऐसा जीवाणु है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बेटा जितने भी बच्चे ने करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है, एजोटोबैक्टर। ये जो एजोटोबैक्टर होता है बेटा ना, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वतंत्र जीवी जीवाणु होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है?
इनमें से कौन सी ऐसी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय, तुम्बिका, प्रोस्टेट, बल्बो इरेक्टर ग्रंथि। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी जो ग्रंथि है, तो निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? इन ग्रंथि में से बेटा कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो नर में सहायक ग्रंथि नहीं है? तो बताइए बेटा कौन ऐसी ग्रंथि है जो नर में सहायक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? बी होगा, बिल्कुल सही होगा कि तुम्बिका। क्या होगा? ये जो तुम्बिका होती है ये नर की सहायक ग्रंथि नहीं है, बल्कि ये मादा का न मादा जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का क्या है? सहायक अंग है। क्या है? सहायक अंग है। और इस सहायक अंग में क्या होता है बेटा? निषेचन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन की क्रिया होती है। तो इनमें से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है? तो जो एम्पुला होता है ये नर सहायक ग्रंथि नहीं है, ये बेटा होती है मादा जनन तंत्र का सहायक अंग जिनमें निषेचन की क्रिया होती है। अगला, जेनेटिक कोड में समापन कोडान है। जेनेटिक कोड में समापन कोडान है। बेटा देखो जेनेटिक कोडान की बात करें, है ना, जेनेटिक, अगर हम जेनेटिक कोडान की बात करते हैं, किसकी? जेनेटिक कोडान की, तो ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा प्रारंभन, एक प्रारंभन कोडान, ठीक है, और दूसरा समापन कोडान, समापन कोडान। तो बेटा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जेनेटिक कोड में, ये जो जेनेटिक कोड या कोडान, तो जेनेटिक कोड में समापन कोडान है यूएए या यूएजी, यूजीए या ई सभी। तो बताइए बच्चे कौन है? छठा का आंसर क्या होगा? तो जितने भी बच्चे ने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कराया है तो बिल्कुल सही कि ये सभी, ये तीनों जो है, ये तीनों जो है ये जेनेटिक कोड का या जेनेटिक कोडान का समापन कोडान होती है। क्या होते हैं? जेनेटिक कोडान का ये समापन कोडान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, फलों के रस को साफ करने में प्रयुक्त पदार्थ है। फलों के रस को साफ करने में प्रयुक्त पदार्थ है लाइपेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज, पैक्टिनेज व प्रोटीएज या ये सभी। बताइए सातवें का बेटा, सातवें का फलों के रस को साफ करने में प्रयुक्त पदार्थ है, यानी फलों के रस को, जो फल में क्या बेटा रस है, उस रस को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रयुक्त पदार्थ है जो फलों को साफ करता है, जो क्या करता है, जो फ्लावर्स फ्रूट है उस फ्रूट को साफ करता है? तो बताइए बच्चे कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो जितने बच्चे का बेटा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, बिल्कुल सही है कि पैक्टिनेज व प्रोटीएज। ये जो पैक्टिनेज और प्रोटीएज जो एंजाइम है, ध्यान देना, ये लाइपेज ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज, पैक्टिनेज व प्रोटीएज ये सभी एंजाइम है, लेकिन फलों के रस को क्लीन करने में जो उपयुक्त पदार्थ है वो क्या है बेटा? पैक्टिनेज व प्रोटीएज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर है। एक झील में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का लेवल है, ठीक है, एक कोई झील है उसमें सेकेंडरी जो लेवल है ना, सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लेवल है, पादप प्लवक है, जंतु प्लवक है, नीत लवक यानी बेंथास है या मछलियां हैं। बताइए 18 का क्या होगा? एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर है, एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर कौन सा होता है? कोई एक झील है बेटा, ये एक झील है, इस झील में द्वितीयक पोषण स्तर है, तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि जंतु प्लवक, जंतु प्लवक। ठीक है, एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर है तो क्या है? जंतु प्लवक है। क्या है? जंतु प्लवक है। ठीक, नेक्स्ट, पुरुषों के लिए अस्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय है।
पुरुषों के लिए अस्थाई गर्भ नियंत्रण उपाय, यानी पुरुष का कौन सा एक ऐसा अस्थाई विधि है, पुरुष का कौन सा एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा वो बच्चे को जन्म यानी कि बच्चे पैदा करने में वो असमर्थ होगा। देखो भाई, एक बच्चे को जन्म कर देना है ना, कोई भी कपल्स है उनको संतति पैदा करनी है, तो उनकी संतति पैदा करने में मेल और फीमेल यानी दोनों का क्या होता है, बराबर की भागीदारी होती है। एक से नहीं हो सकता, दोनों की क्या होती है बेटा, बराबर की भागीदारी होती है। तो पुरुषों के लिए अस्थाई गर्भ नियंत्रण उपाय है। पुरुष में अस्थाई गर्भ नियंत्रण उपाय क्या होते हैं? टुबैक्टॉमी, डायाफ्राम, वैक्सोटॉमी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है वैक्सोटॉमी। यानी इस क्रिया में क्या किया जाता है बेटा, ये जो विधि है इस विधि में ये पुरुष का टेस्टिस है, पुरुष का टेस्टिस है, यहाँ पे बेटा अधिवृषण है, अधिवृषण से यहाँ पे जो विसरण पालिका है यहाँ से जालिका निकली है, वृषण जाल, फिर ये यहाँ पे फैली हुई है, फिर ये अधिवृषण में जाता है। तो ये वाला जो भाग होता है बेटा, ये जो शुक्रवाहक होता है, या तो इसको काट दिया जाएगा या तो इसको बांध दिया जाएगा। जब इसको काट या बांध दिया जाता है तो शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु के जो रास्ते होते हैं वो अवरुद्ध कर दिए जाते हैं। तो वो अस्थायी रूप से ये गर्भ निरोधक उपाय होते हैं, यानी कि वो अगर महिला से सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया कर रहे हैं तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलो। हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो हीमोफीलिया के बारे में गलत है? यह एक लिंग संलग्न रोग है, या यह एक अप्रभावी रोग है, या यह एक प्रभावी रोग है, या रुधिर स्कंदन में निहित केवल एक प्रोटीन प्रभावित होती है? तो बताइए बेटा 10वें का राइट आंसर क्या होगा? 10वें का हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनमें से हीमोफीलिया, बड़ा हीमोफीलिया ध्यान देना, या तो एक यक्ष संलग्न रोग होता है, साथ साथ अप्रभावी रोग भी है। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, कि यह एक प्रभावी रोग है। बेटा जो हीमोफीलिया है ना, ये एक प्रभावी रोग नहीं है, ये अप्रभावी रोग है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, थाइमस, थायराइड, तिल्ली में। अस्थि मज्जा, थाइमस, थायराइड, तिल्ली में। तो बताइए बेटा टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या तिल्ली में। बताइए तो जितने भी बच्चे का बेटा करेक्ट आंसर क्या है? ए है, बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में, बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, किसमें बेटा? जो बोन मैरो है उस बोन मैरो में ही टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा अल्कोहल का उत्पादन करता है? निम्न में से कौन सा अल्कोहल का, इनमें से कौन ऐसा है बेटा जो अल्कोहल का उत्पादन करता है? तो निम्न में से कौन सा अल्कोहल का उत्पादन करता है? एस्परजिलस नाइजर, ट्राइकोडर्मा, पालिस्पोरम, सैक्रोमाइसिस या सेरेविशी, क्लास्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। तो बताइए ब्यूटाइलिकम। तो बताइए निम्न में से कौन सा अल्कोहल का उत्पादन करता है? बेटा अल्कोहल का उत्पादन इनमें से कौन करता है? तो निम्न में से कौन अल्कोहल का उत्पादन करता है? कौन ऐसा है जो अल्कोहल को बनाने में हेल्प करता है? बताइए निम्न में से कौन अल्कोहल का उत्पादन करता है? तो बेटा जितने भी बच्चों का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही है, कि सैक्रोमाइसिस सेरेविशी
सेरेविस्टी जो है ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अल्कोहल का उत्पादन करते हैं। क्या करेंगे? अल्कोहल का उत्पादन करते हैं। ठीक है। अगला, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया में, युग्मनज में, द्वितीय कुसाइड में, यूगोनिया में। बताइए, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? निम्न में से ऐसा कौन है, ऐसा कौन है बेटा जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया में, युग्मनज में, द्वितीय कुसाइड में, यूगोनिया में। ऊगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या द्वितीय कुसाइड या युग्मनज। तो सिर्फ गुणसूत्र की संख्या 23। तो निम्न में से किसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होती है? 23 गुणसूत्र होते हैं। बड़ा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है कि द्वितीय कुसाइट, ये जो द्वितीय कुसाइट है, द्वितीय कुसाइट में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। कितनी? 23 होती है। ठीक है। ओके, चलो। डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल है। तो बताइए बेटा, डायनासोर अथवा सरीसृप का, किसका बेटा? अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल है। मीसोजोइक, सीनोजोइक, एजोइक या पेलियोजोइक। तो बताइए, जो यहाँ पे बेटा डायनासोर, डायनासोर अथवा सरीसृप का, किसका? डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल है। इनमें से डायनासोर का और जो सरीसृप है इनका स्वर्णिम काल कौन सा है? मीसोजोइक है, सीनोजोइक है या एजोइक है, पेलियोजोइक है। बेटा 14 का जितने भी बच्चे का करेक्ट आंसर ये है बिल्कुल सही है कि मीजोजोइक। क्या है? मीजोजोइक होते हैं। क्या होंगे? कौन से काल? मीजोजोइक। नेक्स्ट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है बेटा? मेगा स्पोर, मदर सेल। मेगा स्पोर, मदर सेल। क्या पूछ रहा है? मेगा स्पोर मदर सेल से, मदर सेल से क्या बनता है? मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु धानी, चला जा, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु। तो बताइए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ा इजी ही क्वेश्चन, कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन है जो हम कभी बता भी नहीं पाते ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बड़ा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है कि गुरु बीजाणु। क्या बनेगा? गुरु बीजाणु, है ना। आप देखते ना कि बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु धानी में बीजाणु उत्तक से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, या गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 4 बनते बेटा, लेकिन 3 निष्क्रिय हो जाते हैं, एक ही सक्रिय बचता है। अगला, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। ह्यूमन का जो स्पर्म है, ह्यूमन की स्पर्म में जो एक्रोसोम है, जो टोपी नुमा संरचना है बेटा, ये स्पर्म है। ध्यान देना, ये स्पर्म है। ठीक है, ये स्पर्म है। ठीक, अब इस स्पर्म के ऊपर, है ना, इस स्पर्म के ऊपर क्या है बेटा? टोपी नुमा संरचना। ठीक है, ये तो इसका पूरा भाग है। ये कौन सा भाग है? ये इसका पूरा टोपी नुमा भाग है। ये बीच वाला भाग आ गया, बीच वाला भाग। ठीक है, और ये पीछे इसका बेटा कौन है? ये टेल रीजन है ना। अब इसी में इसका क्या है? खुद का न्यूक्लियस, खुद का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के साथ साथ बेटा इसके अंदर इसका क्या है? माइट्रोकांडिया। क्या है बेटा? माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया इसको क्या करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? एनर्जी देने का कार्य करेगी। ठीक है, तो ये बेटा जो टोपी नुमा संरचना है, टोपी नुमा संरचना को हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और इसका जो निर्माण बेटा ना, गाल्जी काय द्वारा, गाल्जी काय के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? गाल्जी काय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी। और बेटा ये जो गाल्जी काय है ना, ये एक्रोसोम का कार्य होता है कि कोरोना रेडिएटा को, जो कोरोना रेडिएटा की लेयर है उसको भेद के अंडाणु में घुसने का प्रवेश करना, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पुष्पी पौधों में नरयुग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स है, पुष्पी पादप है, तो पुष्पी पादप में नरयुग्मक का निर्माण
मेल गैमेट का फॉर्मेशन किसके विभाजन से होता है? कायिक कोश का, यानी कि वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर, ठीक है, जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमसी है ना, ये एमएमसी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो बताइए बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स में, पुष्पीय पादपों में मेल गैमेट का फॉर्मेशन किसके विभाजन से होता है? कौन सेल्स डिवाइड करेगी कि यहाँ पे निर्माण होगा? तो बच्चा, जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही कि जनन कोष का। बेटा ये जो मानो ये परागकण का संरचना होता है, एक सेल हो गई, एक न्यूक्लियस, इसका एक सेल हो गया है ना, और बाहर से इसकी बाहर चोल होती है। यही जनन कोष का क्या करती है, जब डिवाइड होती है तो ये क्या करती है बेटा, दो सेल्स का निर्माण, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम, ये जो पेनिसिलियम है ये उत्पादित करता है मिटोस्पोर, जूस्पोर, म्यूस्पोर, ए और बी दोनों। बताइए, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, जो पेनिसिलियम है उत्पादित करता है, पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है बच्चे? बताइए बच्चे, पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? फटाफट आंसर बताइए। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, ये पेनिसिलियम जो है ये क्या उत्पादित करता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है कि ए और बी दोनों। क्या? ए और बी दोनों ना, यानी कि मेटास्पोर और जूस्पोर दोनों, मेटास्पोर और जूस्पोर दोनों क्या करते हैं, जो पेनिसिलियम होते हैं वो उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है 5.6 से 6 से 6.6 से 7 से। तो अम्लीय वर्षा, एसिड एसिड रैन, एसिड रैन का बेटा पीएच कितना डाउन होता है? 5.6 यानी 5.6 से 6 से या 6.5 से या 7 से। बेटा 19 का करेक्ट आंसर बताओ, 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बेटा कितना होता है? 50, 5.6 से 5.6 से डाउन, यानी कि नीचे होता है। जो एसिड रैन है, एसिड रैन का बेटा जो पीएच मान है वो 5.6 से नीचे होता है। देखो बेटा, एक से लेके 7 तक है तो उसको हम कहते हैं बेटा ये क्या है? एसिड है। 7 से अधिक है बच्चे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं, यानी कि ये क्या है? क्षारीय नेचर का है। और 1 से 5 पीएच मान है तो क्या है? क्षारी है। सॉरी, 1 से 7 तक है तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक गया तो क्या हो जाएगा भाई? वो क्षारी हो जाएगा, ठीक है। चलो, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एलेंट्राइट्स में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में, पेरिटोनियल गुहा में। तो मानव भ्रूण सुरक्षित होता है, मानव का जो भ्रूण है ये गर्भाशय है, ठीक है। इस गर्भाशय में एक जो भ्रूण है, एक भ्रूण क्या है? होता है। तो मानव भ्रूण में, ठीक है, मानव भ्रूण सुरक्षित होता है, ये जो भ्रूण है वो सुरक्षित होता है। किसमें बेटा? 20 का। तो बेटा जितने भी बच्चे का आंसर होगा बी बिल्कुल सही कि एमनियोटिक गुहा में। बेटा ये जो एमनियोटिक गुहा है ना, कौन सी है? एमनियोटिक 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 कैविटी, ये जो सिलोम है, गुहा है, इनमें बेटा द्रव्य होते हैं एमनियन, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य होता है, ठीक है, जिसके द्वारा उल्भेदन की प्रोसेस जो जांच की जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक एसिड बेटा न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है? डीएनए एंड आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? पॉलीमरेज, न्यूक्लियेज, प्रोटीएज, लाइगेजेज। 21 का
न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? खंडित का मतलब बेटा ब्रेक डाउन, टूटना। तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? कौन सा एंजाइम है इसको खंडित करता है? तो फटाफट बताइए बच्चे, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? खंडित का मतलब बेटा ब्रेक डाउन होना, टूटना। तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कि न्यूक्लिएजेज। कौन सा? न्यूक्लिएजेज एंजाइम के हेल्प से जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या होते हैं? खंडित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। डब्ल्यू विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को, 7 अप्रैल को, 7 मई को, 7 जुलाई को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 मई को मनाया जाता है, या 7 जुलाई को मनाया जाता है? बताइए सभी बच्चे, बताइए कि ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ए, बी, सी या डी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो कब मनाया जाता है? तो बड़ा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी बेटा, कॉपर टी ये टी आकार की संरचना होती है। क्या होती है बेटा? टी आकार की संरचना होती है जो गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में रोपित की जाती है बेटा। एक प्रकार की क्या, एक आईयूडी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। ठीक है, तो कॉपर टी का क्या का कार्य क्या है? युग्मनज का के निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना, म्यूटेशन की जांच करना यानी उत्परिवर्तन की जांच करना। 23 का बताइए बेटा, 23 का। 23 का बेटा कॉपर टी का। तो बेटा जितने भी बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से, निषेचन को रोकना। क्योंकि बेटा जब ये सेक्सुअल, जब कॉपर टी जो एक आईयूडी है जब ये महिला के गर्भाशय में रोपित कर दी जाती है, तो मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो शुक्राणु जाते हैं, तो ये जो कॉपर टी होते हैं अपने कॉपर आयन को छोड़ते हैं, जिससे कि शुक्राणु की गति ही स्लो हो जाती है, गति ही अवरुद्ध हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और निषेचन की क्रिया नहीं होती। लेकिन ये बेटा हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि ये अस्थायी है, कभी कभी हो भी सकता है। ठीक, नेक्स्ट। जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस से, हर्पिस विषाणु, ट्राइकोमोनास, पैपिलोमा विषाणु। तो 24 का जननांग का मस्सा, जननांग में जो मस्सा किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए के द्वारा, या हर्पिस विषाणु के द्वारा, ट्राइकोमोनास के द्वारा, पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। तो बेटा 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ये डी, यानी कि एच, पैपिलोमा विषाणु। क्या होगा? पैपिलोमा विषाणु। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बेटा, तो निम्न में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? वनस्पति उद्यान, सुरक्षित जैव मंडल, पवित्र उपवन या वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 25 का बेटा, 25 का बेटा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। इनमें से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी के जो स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका है इनमें से कौन नहीं है? तो बेटा वनस्पति उद्यान नहीं है। बाकी सुरक्षित जैवमंडल, पवित्र उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी के स्वस्थानीय संरक्षण का एक तरीका है बेटा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये। नेक्स्ट। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। बताइए जो रेड डाटा बुक है, जो हमारी रेड डाटा बुक है, तो सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। सुवेद है,
आपत्तिग्रस्त हैं, संकटग्रस्त हैं, या इनमें से सभी? बताइए। 26 का बताइए कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां, यानी बेटा जो रेड डाटा बुक है इनमें किस प्रकार की जातियों को सूचीबद्ध किया गया है, किस प्रकार की जातियों को रखा गया है? सुभेद को, या आपत्तिग्रस्त को, संकटग्रस्त को, या इन सभी को? तो बेटा ऑप्शन नंबर जितने भी बच्चों का डी है बिल्कुल सही है कि इनमें से सभी। इनमें से क्या? सभी की। नेक्स्ट, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 28 जुलाई को, 26 दिसंबर को, 5 जून को। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है बच्चे 3 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 5 जून को, 28 जुलाई को। बिल्कुल भाई, एक समझ लो तो एक करंट अफेयर्स हो गया, एक जनरल नॉलेज की हो गया। तो बताइए, ये जो विश्व संरक्षण दिवस है ये मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो बेटा बताइए, फटाफट आंसर बताइए। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही कि 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई को। ठीक। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? टीएमबी द्वारा, साल्मोनिया द्वारा, माइकोबैक्टीरियम द्वारा, मोनोसिस्टिस द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? मानव में जो कुष्ठ रोग हो जाता है, मानव में ये जो कुष्ठ रोग होता है ये किसके कारण होता है? टीएमबी के द्वारा, साल्मोनेला द्वारा, माइको बैक्टीरियम द्वारा, मोनोसिस्टिस द्वारा। तो बेटा क्या होगा? फटाफट जल्दी जल्दी। तो बेटा किसके द्वारा? तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, बिल्कुल सही है, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। ये मानव में जो कुष्ठ रोग होगा, कौन सा रोग? ये जो कुष्ठ रोग होगा ये माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होगा। ठीक है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? निम्नांकित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? विषाणु जनित रोग का बेटा मतलब वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का जोड़ा कौन है? इनमें से बेटा कौन है वायरल डिजीज का जोड़ा? एड्स तथा सिफिलिस है, खसरा तथा रेबीज है, टिटनेस तथा टाइफाइड है, काली खांसी तथा क्षय रोग है। तो बताइए इनमें से बेटा वायरल डिजीज का जोड़ा पूछ रहे हैं। देखो इनमें से कुछ ऐसी बीमारी हैं जो वायरस है, वायरस के द्वारा, कुछ फंजाई के द्वारा, कुछ कवक के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा। तो निम्नांकित में से कौन सा विषाणु, ऐसा कौन सा विषाणु है, कौन सा विषाणु जनित रोग है जो एक जोड़ी है? बताइए कौन है? ए, बी, सी या डी? 29 का बेटा, 29 का। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, बिल्कुल सही है कि खसरा तथा रेबीज। ये बेटा जो खसरा है, खसरा हो गया, और ये जो रेबीज हो गया, ठीक है, खसरा और रेबीज हो गया, ये दोनों जो है ये वायरल डिजीज है। दोनों क्या है बेटा? वायरल डिजीज है। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे टिटनेस की बात हो जाए तो बेटा ये वायरल है। टाइफाइड क्या है? बैक्टीरियल है। ठीक है, कुछ इसमें कुछ बैक्टीरियल कुछ वायरल है। ठीक, चलो नेक्स्ट, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के ही, बिना ही निषेचन के, बिना ही युग्मक संलयन के, तो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक प्रबंधन के द्वारा, ए और बी दोनों। बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे बिल्कुल सही सही बताओ, सभी बच्चे बिल्कुल सही सही बताओ। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के। देखो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक पौधे का निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। तो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, कायिक प्रबंधन,
ए और बी दोनों। तो बच्चे जितने भी बच्चे का करेक्ट आंसर क्या है, सी है बिल्कुल सही, कायिक प्रबंधन, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या इसको हम कायिक जनन भी कहते हैं। यानी कि देखो कायिक जनन में क्या होता है, रूट के द्वारा, ठीक है, लीफ के द्वारा और स्टेम के द्वारा क्या होता है, नए पौधे की उत्पत्ति। तो इसमें भाई निषेचन ही नहीं हुआ। निषेचन का बेटा मतलब होता है युग्मक का संलयन। ध्यान देना, निषेचन का मतलब होता है युग्मक का संलयन, तो यहाँ पे किसी प्रकार का युग्मक का संलयन ही नहीं हो रहा है। ठीक, ओके। तो ये आज की क्लास के जितने भी 30 क्वेश्चन हैं, और ये आपके बेटा ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके आने की चांसेज है। तो आप सभी बच्चे को एक बार, बहुत ज़्यादा टाइम की क्लासेज नहीं है ना, 40 मिनट की क्लासेज है, तो 40 मिनट वापस से जब भी आपको टाइम मिले इस चीज़ को रिवीजन करनी है, ठीक है। और इस वीडियो को हर एक बच्चे के पास शेयर करने, ताकि जो बच्चे भाई किसी भी रीजन की वजह से ना आए हों उनका भी ना छूटे, ठीक है, ओके। और लास्ट में बता देना चाहते हो बेटा, अभी जो भी बच्चा लास्ट में आया है, जो स्टार्टिंग में नहीं आया, बीच में आया है, तो बेटा अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है तो आप वरदान 3.0 बैच में ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पे अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक से ही बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।